नमस्कार। हरकारा डीप डाइव में आपका स्वागत है। मैं हूँ निधीश त्यागी और आज हम एक विशेष मेहमान के साथ इस कार्यक्रम में आज मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अब्दुल वाहिद शेख साहब, जो हैं तो स्कूल टीचर, पर 2006 में जो मुंबई ट्रेन बम धमाके हुए थे, उसमें उन्हें भी एक आरोपी बना के जेल में डाल दिया था, जहाँ पर वो 9 साल रहे, पर वो अपनी लड़ाई उनकी जारी रही। और 2025 में जो अभी हाल में जो खबर थी कि जिसमें सारे आरोपियों को बरी बताया गया है, तो इसमें एक बहुत सारे सवाल इसके कारण उठ खड़े हुए हैं। एक तो ये कि जो असली आतंकवादी थे जिन्होंने ये काम किया था, उन्हें पकड़ा ही नहीं गया, उनके बारे में कुछ है ही नहीं। जो महाराष्ट्र की पुलिस की जो एटीएस है, जो तो उसने ये पूरे केस बनाए और उसमें खासी मतलब मेहनत की होगी, जिसमें कि इतने सारे लोगों को 12 और इन लोगों को उन्होंने आरोपी बनाया, उन पे केस बिल्डअप किया, उनके सबूत इकट्ठे किए और उनको फिर जाके 19 साल तक जेल में रहने के बाद फिर बेगुनाह साबित हुए और उनको बाइज्जत बरी किया गया। इनमें से 5 को जो है मौत की सजा सुनाई गई थी और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। छोटे कोर्ट्स ने यहाँ पर ये किया। तो वाहिद साहब जो हैं वो इस पर खासे सक्रिय रहे हैं। उन्होंने किताब लिखी है, वो बाकायदा यूट्यूबर हैं, उनकी एक वेबसाइट है जो इसको लेकर लड़ती है। तो आज के जो डीप डाइव में हम लोग बात करने वाले हैं, उस पे इसका जो केंद्र में ये बात है कि ये जो पूरा सजा है, आपकी बेगुनाही की जो सजा, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो वाहिद साहब, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में और आपका धन्यवाद कि आप इसमें बात करने के लिए शामिल हुए। मेरे ख्याल से आप जो बात कहेंगे वो हिंदी भाषी लोगों के लिए ये समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो पूरा जो एक पैटर्न की तरह इस देश में चल रहा है, उसमें आप भी उसके शिकार हुए हैं, आपके कई साथी भी उसमें शिकार हुए। और साथ में अभी हमने तबलीग के साथ ये देखा, उसके पहले मैं दिल्ली में रहता हूँ और उत्तर भारत में हम ये लगातार देखते रहते हैं, जहाँ पे गौरक्षा के नाम पे और बाकी इस तरह के मुद्दों पे बार-बार मुसलमानों को एक तरह का अदरिंग किया जाता है। उनको उनको बताया जाता है कि आप इस देश में अन्य हैं, आप बाहरी हैं। उनको अलग-अलग तरह की गालियाँ, उनके साथ हिंसा की जाती है। और उसमें जैसे कि इस मामले में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह एक एस्टेब्लिशमेंट जो है, जिसमें प्रशासन, पुलिस और वहाँ के लोग, वो सब उस पूरे दमन में शामिल हैं। तो पहले तो आपसे बताइए कि आपकी जो ये जो पूरी जो जर्नी रही है, जहाँ पे एक शिक्षक का के साथ ऐसा होना और उसके बाद जो आपने एक तरह की उनकी आवाज़ को कहना कहना और उसको बुलंद करना शुरू किया। इसके बारे में ज़रा आप बता पाएँ? देखिए मैं तो एक आम टीचर हूँ और टीचरों के बारे में ये बात मशहूर है कि भई वो किसी के लेने-देने में नहीं होते। मतलब उनका बस काम है कि स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, घर पे आना और अपने फैमिली के साथ रहना। तो मेरी भी एक उसी तरह की आम ज़िंदगी थी, आम व्यक्ति था मैं, आम शहरी था। लेकिन इस पूरे आम ज़िंदगी को बदल दिया है एटीएस ने और पुलिस ने। 2001 में मुझ पे सिमी का पहला झूठा केस बनाया गया और 2006 में एटीएस ने बॉम्ब ब्लास्ट का केस उसी आधार पर बनाया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पुलिस कुछ कन्फ्यूज़ थी या धोखा था उनको या वो डाउट में थी कि भई क्या ये है या नहीं है। उनको पता था कि ये ना सिमी का मेंबर है, ना ये ब्लास्ट का इसका कोई रोल है, ना ये लश्कर-ए-तैयबा को जानता है, ना आईएसआई के साथ संपर्क में है। लेकिन झूठा केस फँसाना था, तो मुझे और इस केस में 12 लोगों को और फँसाया गया। इस केस की वजह से, दोनों ही केस की वजह से पूरी ज़िंदगी में भूचाल आ गया। जेल जाना पड़ा, स्टिग्मा सहना पड़ा, 9 साल जो है बर्बाद हो गए, नौकरी चली गई, बीवी-बच्चों से दूर रहा, वालिद का यानी फ़ादर का मेरे इंतकाल हो गया, माँ जो है नीम पागल हो गई और स्टिग्मा आज भी जो है सहना पड़ रहा है। पुलिस का जो दमन है, पुलिस का जो हैरेसमेंट है, आए दिन घर पे आते हैं, छापे मारते हैं। आप जानते हैं 2 साल पहले मेरे घर पर छापे मारे गए थे। तो ये कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन साथ-साथ मेरी स्ट्रगल भी चल रही है। आप जानते हैं जेल के अंदर ही हमने अंडा सेल में किताब लिखी, आने के बाद उसको पब्लिश किया, प्रोग्राम किए, वेबसाइट बनाई इनोसेंस डॉट ओआरजी जो आप जानते हैं, जिसमें जी। पहली बार ब्लास्ट के
सारे डॉक्यूमेंट्स को, इस केस के खास तौर से सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है डॉक्यूमेंटेशन किया गया एक तरह से। एक क्लिक पर आपको जजमेंट मिलेंगे, डेपोजिशंस मिलेंगे, पंचनामे मिलेंगे, चार्जशीट मिलेगी, स्टेटमेंट मिलेंगे, स्टोरीज मिलेगी, इस केस पे लिखी गई किताबों की जानकारी मिलेगी, फोटोज मिलेंगे, प्रिजन लिटरेचर मिलेगा, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। फिर हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया, आप जानते हैं, जिसमें जी। ना सिर्फ इस केस के बारे में, ना सिर्फ मुसलमानों के बारे में, बल्कि जो एक्विटेंडर ट्रायल जो जो हमारा चैनल है, उसमें हम गैर मुस्लिमों पर भी अगर कोई अत्याचार हो रहा है, या दलित है, आदिवासी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उन पर भी कोई हो रहा है, तो वो सारी स्टोरी हम लाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हैंड्स कम है, हमारे पास फंड्स नहीं है, लेकिन हम लगातार 10 साल से थोड़ा-थोड़ा काम करके हम कर रहे हैं। देखिए, पहाड़ पर्वत जो है ना ऊँचा ऐसे नहीं हो जाता है। कंकड़ जब मिलता है तो पर्वत बनता है। तो हम उस पर यकीन रखते हैं। आप अपने डेस्टिनेशन पर एक छलांग में नहीं पहुँच सकते। छोटे-छोटे कदम उठाने पड़ते हैं, तब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं। तो इस यकीन के साथ हम लड़ते रहे, और हाई कोर्ट का जजमेंट 21 तारीख को अचानक नहीं आ जाता। उसके लिए आपको लगातार हैमरिंग करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, माहौल बनाना पड़ता है। तो ये काम मैं समझता हूँ हमने धीरज रखे पिछले 19 सालों में, और ख़ास तौर से रिलीज़ होने के बाद हमने किया है, जिसका नतीजा ये हमको आज मिला है, जो बहुत ही खुशखबरी है, खुश वाला है। जी। तो आप बता रहे थे कि ये जो पूरा सिलसिला रहा, जो लड़ाई रही उसको लेकर, और फिर ये कि ये जब हुआ तो ये शुरुआती दिन कैसे रहे आपके? मतलब जब ये पुलिस आई, पकड़ के ले गई, उस दौरान जो है पूरा। देखिए, 2006 में ऐसा नहीं हुआ कि ब्लास्ट के बाद अचानक पुलिस आ गई और पकड़ के ले गई, और हम लोगों के लिए बिल्कुल अनयूजुअल था। ऑलरेडी 2001 में हमको पुलिस ने पकड़ के जेल में रखा था, हम आ गए। और इस केस में, उस केस में अचानक पकड़ा था। बस मस्जिद से नमाज़ पढ़ने के लिए निकले और पुलिस आए, कहा चलिए थोड़ी देर के लिए, और उन्होंने केस बना दिया, जेल में डाला। इस केस में बार-बार पुलिस जो है पूछताछ के लिए बुलाती है कि आप पे सिमी का केस है, आपका सिमी से क्या संबंध है, और आप कहाँ रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं? ये सारी चीज़ें पूछ रही थी। ब्लास्ट के बारे में वो सवाल पूछ रहे थे कि आप कुछ जानते हो क्या? हमने कहा कुछ जानते नहीं, हमने किया नहीं है। हमें भी पता भी नहीं किसने किया क्या है। तो वो लगातार हम पुलिस के संपर्क में रहे। वो बुलाते रहे, कभी छोड़ते रहे, कभी कई दिन तक के लिए बिठा के रखा पुलिस स्टेशन में, कभी इल्लीगल डिटेन किया, कभी टॉर्चर किया, कभी धमकी दी, कभी मारा, कभी डराया, कभी कभी लालच दी कि तू किसी को बोलना नहीं, और अगर तुमने किसी को बोल दिया कि तुम्हारे साथ यहाँ क्या हो रहा है, तो हम जो है तुमको बम ब्लास्ट के केस में पकड़ लेंगे। तो उस डर की वजह से हम लोग खामोश रहे। ये मेरी स्टोरी नहीं है, मेरे साथ भी हुआ है, और करीब 12 लोगों के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। करीब 3 महीने इस तरह की एक्सरसाइज करने के बाद जुलाई में ब्लास्ट होता है। जुलाई भर में, अगस्त भर में, और सितंबर एंड में 29 सितंबर को पुलिस मुझे धोखा देकर बुलाती है। हालाँकि तो मैं पुलिस स्टेशन में रोज़ ही जा रहा था करीब-करीब। तो मुझे फ़ोन आता है कि आपको जो है फ़ोटोज़ दिखाने हैं, आप पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। और मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। मैं जब गया तो फ़ोटो तो उन्होंने कुछ मुझे दिखाया नहीं, और मुझे जो है हथकड़ी लगा के अरेस्ट कर लिया और कोर्ट में पेश कर दिया। मुझे बताया नहीं गया किस केस में अरेस्ट कर रहे हैं, क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, मेरे खिलाफ क्या एविडेंस है, और पिछले 3 महीने से जो मेरी तफ्तीश कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने क्या पाया, कुछ नहीं बताया। पुलिस कस्टडी ले ली, और टॉर्चर कई गुना ज़्यादा शुरू कर दिया। यानी पहले भी टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन वो उतना उतना सीवियरिटी नहीं थी। लेकिन 3rd डिग्री टॉर्चर उन्होंने पुलिस कस्टडी के बाद शुरू कर दिया। तो मकसद ये था उनका कि हम कन्फेशनल स्टेटमेंट साइन करें। और मुझे पता था कि कन्फेशनल स्टेटमेंट बहुत खतरनाक चीज़ है, और इसको अगर साइन कर लिया आपने, तो उस पर जो है कन्विक्शन लग जाता है। तो मैंने ये बात एटीएस अफ़सर से की थी कि आप मुझे जान से मार दीजिए, मेरा इस केस से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन आप को मैं कभी साइन करके नहीं दे सकता। तो मैंने साइन नहीं किया। तो वो सिलसिला जो है टॉर्चर का चलता रहा कई दिन तक, फिर जाके जुडिशियल कस्टडी हुई, तब जाके कुछ राहत मिली।
ये टॉर्चर का सिलसिला बंद हो। अच्छा मैं तो कुछ दिन ही रहा, 30 दिन समझिए आप पुलिस कस्टडी में रहा, लेकिन ये जो 12 लोग हैं, कोई जो है 40 दिन, 50 दिन, 70 दिन, 80 दिन, 80-80 दिन तक के ये लोग पुलिस कस्टडी में टॉर्चर बर्दाश्त करते हैं। ये ये ज़िंदा कैसे टॉर्चर हैं? किस तरह का, ये टॉर्चर के बारे में बताएंगे, अगर मतलब आप डिस्टर्ब ना हो, मतलब आप आराम से अगर बात कर सकें इस बारे में। देखिए, मैं तो पिछले 10 सालों से टॉर्चर के बारे में इतना डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि और मेरी किताब में मैंने एक चैप्टर भी उस पर लिखा है। तो मुझे डिस्टर्बेंस तो दिन में नहीं होता है, लेकिन रात में होता है। मैंने अभी हमारे घर में अगर रात में कोई नॉक कर दे तो हमारे घर के पूरे लोग ये समझते हैं कि भाई पुलिस आ गई और बस उठा के ले जाएँगे और टॉर्चर करेंगे और एक नए केस में फँसा देंगे। तो ये एक फ़ियर साइकोसिस, ये एक तरह का जो डर और खौफ जो पुलिस बिठा रही है दिल में, ये रहता है। तो देखिए टॉर्चर तो बहुत तरह के होते हैं। एक तो ये है कि एक्टिव और पैसिव टॉर्चर। एक्टिव टॉर्चर में ये होता है कि आपको मारा जा रहा है। ठीक है, आपको दर्द होगा, आप चिल्लाएँगे, तकलीफ होगी, उसके निशानात भी आएँगे, खून भी निकलेगा, ज़ख्म आएँगे। पैसिव टॉर्चर में ये होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बिठा देंगे और आपके सामने किसी और बंदे को लाके बेदर्दी से उसको टॉर्चर करें। आपको देखना पड़ेगा उसको। आपको मजबूर किया जाएगा कि आप उसको देखें और ये इंप्रेशन देंगे कि अब ये जो कुछ टॉर्चर उसके साथ हो रहा है, अब नेक्स्ट नंबर तुम्हारा है। तुम्हारे साथ ये हो सकता है और उससे जो कन्फेशन पे साइन लेना है या उससे जो भी मनवाना है, वो सारी चीज़ें वो मनवाते हैं। तो पहले हमारे साथ पैसिव टॉर्चर होता था, फिर एक्टिव टॉर्चर होने लगा और साइन करके कन्फेशन पर साइन करके भी वो लोगों ने दम लिया। फिर जब एक्टिव टॉर्चर होता है, उसके अंदर भी 3 डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री आप जानते हैं। फर्स्ट डिग्री में तो बहुत गाली-गलौच मामूली होता है, सेकंड डिग्री में भी कुछ मारपीट होती है, थर्ड डिग्री जो होता है वो अनबियरेबल होता है। इसमें आपको जो है अ, आपके प्राइवेट पार्ट्स पे जो है शॉक दिए जाते हैं। आपके आपके दोनों पैरों को जो है बिल्कुल चीर दिया जाता है कि आपके यूरिन में से जो है ब्लड निकलना शुरू हो जाए। आपको उल्टा लटका के आपके मुँह पर जो है पानी बहाया जाता है तेज़ी से कि आप साँस ना ले सकें, वाटर बोर्डिंग है। आपको कई घंटे ब्लैक रूम में रखा जाएगा अकेले। आपको कई घंटे कोल्ड रूम में रखा जाएगा अकेले, नंगा करके। आपको कई घंटे एक ऐसे रूम में रखा जाएगा जहाँ ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आएगी। आवाज़ की तकलीफ़ से आप जो है तड़पने लगेंगे। तो ये और इस तरह के बहुत सारे टॉर्चर हैं छोटे-बड़े, कीड़े लाए जाते हैं, झिंगुर है और अलग-अलग किस्म के कीड़े हैं जो आपको नंगा करके आपके जिस्म पे छोड़े जाते हैं। मैं ये सोचता था कि ये हमारी एक अ, लैंड है, जहाँ एक कानून है, कानून की हुक्मरानी है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क में होती है। अपने ही शहरियों के साथ होती है। इसीलिए मैंने अपनी किताब में लिखा है कि ये ग्वांतानामो मूबे जो है ना, उस तरह का टॉर्चर सेल हमारे हर पुलिस स्टेशन में पाया जाता है। ये पहले छुपे-छुपे हो रहा था, अब जो है खुलेआम हो रहा है। पहले पुलिस कर रही थी पुलिस स्टेशन के अंदर, अब जो है खुलेआम हो रहा है। आप देख रहे हैं मॉब लिंचिंग के अंदर किस तरह के वाक़यात आए दिन बिल्कुल। सामने आ रहे हैं। तो ये बहुत तकलीफ़ की बात है। कॉन्स्टिट्यूशन इतना खूबसूरत है, उसकी बातें इतनी प्यारी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, जिसको समझने की ज़रूरत है, जिसको बदलने की ज़रूरत है। अपने ही मुल्क के साथ ऐसे मैंने जब गिरफ्तार हुआ और जब मैं बाहर आया तो मैंने कहा कि मैं इस मुल्क में पैदा ही क्यों हुआ? काश मैं किसी और मुल्क में पैदा होता जहाँ ये नहीं होता। लेकिन जब मैं दुनिया के नक्शे को देखता हूँ और दुनिया की बातें पढ़ता हूँ तो मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया में ज़ुल्म बढ़ गया है। हर जगह ऐसा हो रहा है। अपने शहरियों को सताना, दमन करना, टॉर्चर करना, झूठे केस में फँसाना, कन्विक्शन देना, फांसी पे चढ़ाना। क्या मकसद था इनका? जी। हम्म। प्यासे है। आपको पी कर के लोगों का अपनी ये वहशी लोग है और कहाँ जाएँगे? ये मुल्क छोड़ के कहाँ जाएँगे? कोई रास्ता नहीं है जाने का।
मैं बहुत तो ज़्यादा जब ये शायद हो, बोल रहा हूँ, बहुत नहीं नहीं इमोशनल ठीक बोल है रहा हूँ। बिल्कुल, ठीक नहीं है नहीं मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं अपने आपके हिसाब से बिल्कुल वाजिब है, और सब पूरे देश को अ, और उन लोगों को भी सुननी चाहिए जो जो इस पूरे टॉर्चर में और इन चीजों में शामिल थे। अ, इस बीच घर में क्या हो रहा था आपके, जब आपको साथ ऐसा हुआ तो क्योंकि हम लोग जब ये बात कर रहे थे, जब तो ये जो एक तो होता है कि प्रोसेस एज पनिशमेंट वाली जो बात है कि 19 साल रखा या कई साल आप रहे पर बेगुनाह साबित हुए, तो अब जो जिस व्यक्ति के कारण ये हुआ है, या जिस एटीएस या जो पुलिस के जो लोग थे जिन्होंने ये पूरा मामला बनाया, अदालत ने जिसमें इसमें वो भी शामिल हुए, और उन्होंने भी कहा कि ये जिन्होंने उनके केस पे यकीन करके आप लोगों को सजा सुनाई, तो एक तो उनको भी सब सुनना ही चाहिए सब, क्योंकि ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मामला भी है, और शायद आगे भी हम जब बात करेंगे, जब आगे इस तरह से होगा, जो कि हमें लगता है कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं उसमें ये ये कम तो हो सकता है, पर अभी रुकेगा तो नहीं, पर उसमें ये मामला शायद काम आएगा। पर उसके बाद फिर घर में आपके वैद भाई क्या, मतलब किस तरह से रहा, मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, आपके घर के बारे में, परिवार के बारे में, वहां पे क्या हो रहा था, मोहल्ले में क्या हो रहा था। देखिए, घर में तो हम जब साथ में रहते हैं और एक बड़े पीरियड के लिए आपको जेल में बंद कर दिया जाए, तो जी आपका पहला पहला रिएक्शन ये होता है कि आप घरवालों की खैर-खैरियत जानें, कि घर में क्या चल रहा है, सब सेफ तो है, सब ठीक तो है। और घरवाले ये जानना चाहते हैं कि आप किस पोज़ीशन में हैं, कहाँ हैं, क्या हालत में हैं? कहीं आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा है, कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं किया जा रहा है, कहीं कहीं पुलिस की ये तो नियत नहीं है कि एनकाउंटर में मार दिया जाए। अभी जो इस वक़्त एनकाउंटर इरा में हम जी रहे हैं, जी एनकाउंटर इरा में हम जी रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर एनकाउंटर हो रहा है नक्सलिज़्म के नाम पर, मैं समझता हूँ भारत में शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ना सिर्फ पुलिस इस इनकाउंटर के अंदर साथ देती है, होम मिनिस्ट्री साथ देती है, बल्कि जो इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं वो भी शामिल है। और वो सिर्फ ब्रेन नहीं देते कि आपको कैसे अगवा करना है, कैसे छुपाना है, कैसे टॉर्चर करना है, कैसे स्टोरी बनानी है और कैसे मारना है, वो हथियार भी देते हैं कि ये हथियार से मारो और ये हथियार प्लांट कर दो। इशरत जहां केस में आप देखिए क्या, तो पूरी किताब में मैंने उसका जो है लिखा है ब्यौरा कि किस तरह उसको फँसाया गया, मारा गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी फैमिली उम, पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि भई आप 3 महीने से इनको बुलाते रहे और अचानक आपने आज लास्ट के केस में अरेस्ट कर लिया। उनकी 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 समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, कहाँ जाए, किससे फरियाद करें, किससे मिले, किससे बोले और इतना माहौल खराब होता है मीडिया का, मीडिया के ज़रिए माहौल खराब किया जाता है। बड़ा टीचर टेररिस्ट का ये पूरा हव्वा खड़ा किया जाता है कि आपको किसी के सामने खड़े रहकर बात करने की पोज़ीशन में नहीं होती। आपकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं होती। घर की मेरी बीवी रोने लगी, मेरी माँ रोने लगी, मेरे वालिद इतना सदमा उन्होंने ले लिया। वो कहते थे कि ये तो बेगुनाह है मेरा बेटा, वो ज़रूर छूट के आएगा, जल्दी आएगा और उसके इंतज़ार करते-करते वो अस्पताल में उसका इंतकाल हो गया, 1 साल की। कोर्ट से हमने परमिशन माँगी, 4 घंटे की परमिशन दी कि आप कब्रिस्तान जाइए। पुलिस वाले मुझे कब्रिस्तान लेकर आए और मैं उनको वहाँ ज़िंदा हालत में छोड़कर गया था, मुर्दा हालत में मैं कब्रिस्तान में उनको देखता। तो आपके पास क्या बचता है? आपके फैमिली मेंबर मर गए। मेरा नहीं, कितने इस केस के 12 एक्यूज़ को मैं आपको नाम ले-लेके गिना सकता हूँ। किसी की माता, किसी के पिता, किसी के माता-पिता, किसी का भाई, किसी के बहन, किसी के नाना-नानी, कई रिश्तेदार इंतकाल कर गए। लोगों की तलाक़ें हो गई। एक बीवी कितना इंतज़ार करेगी अपने शौहर का कि कब आओगे छूट के? उसको भी ज़िंदगी काटनी है, उसको भी घर सँभालना है, उसको भी बच्चों की परवरिश करनी है। कितना इंतज़ार करें? हाफ विडो बनाने का ज़िम्मेदार हमारा ये सिस्टम है और हाफ विडो जी सिर्फ़ मेरी बीवी और इस केस के चंद लोगों की बीवियाँ नहीं हैं, मुल्क में न जाने कितने लोग हैं आज, जो अंदर हैं, यूएपीए के केसेस में, एमसीओसी के केसेस में और उनके बच्चों को आपने बाप की ज़िंदगी में
यतीम बना दिया। उनकी औरतों को उनके हस्बैंड के जीते जी आपने हाफ विडो बना दिया। और आपकी आपकी जो लालच है ज़िंदगियाँ बर्बाद करने की, वो खत्म नहीं हो रही। कभी आप टाडा लाते हो, कभी पोटा लाते हो, कभी यूएपीए लाते हो, कभी मोका लाते हो, कभी स्पेशल एक्ट लाते हो। महाराष्ट्र में अभी एक एक्ट, नया कानून पास हुआ है, आप जानते हैं। जी, जी। और इस तरह के नए एक्ट ला करके आप इस वहशियाना हरकत के अंदर बढ़ोतरी कर रहे हैं। कब नहीं हो रहा है? तो ये बहुत अफ़सोस की बात है। और मैं घर के बारे में आपको क्या बताऊँ कि कितनी तकलीफ़ से उन्होंने, मेरी बीवी पर्दानशीन है, वो बाहर नहीं निकलती, उसको किसी ने देखा नहीं। लेकिन जब मुझे अंदर डाला गया, मैं तो एक सिर्फ़ एक कमाने वाला था, बाप तो बीमार थे हमारे, तो फिर उसको निकलना पड़ा मजबूर। 6 महीने की बच्ची का दूध उसने छुड़ा दिया। वो उसको दूध नहीं पिला सकी, क्योंकि अगर उसको वो दिन भर दूध पिलाते बैठेगी, हर 2 घंटे में दूध पिलाते बैठेगी, तो जॉब कौन करेगा? घर के लिए रोटी का इंतज़ाम कौन करेगा? उसको जो है रोटी और पेट पालने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। दूध का इंतज़ाम कौन करेगा? तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। इस पर अगर ये 12 लोगों ने अगर लिखना शुरू किया इन तकलीफ, कुछ चीज़ें तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं नहीं बयान कर सकता, ना कैमरे के सामने, ना आपको ऑफ कैमरा। कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको, क्या खोया है। जी। कुछ चीज़ें महसूस करनी पड़ेगी। जवान गए हैं ये लोग, 25 साल, 30 साल की उम्र के, शादियाँ हुई थी, 6 महीने की दुल्हन थी, और अब आ रहे हैं 50 साल के उम्र लेकर के, बूढ़े हो गए। इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई उनसे पूछताछ नहीं है। खामोशी भी नहीं है कि ठीक है, जाने दो, जो हो गया, इनको भी भूल जाओ, उनको भी भूल जाओ। सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया जा रहा है मामला, स्टे लाया जा रहा है। कौन से समाज में हम रह रहे हैं? कौन-सी कौन-सी सियासी हुकूमत में हम रह रहे हैं? कांग्रेस ने किया था और बीजेपी ने क्या किया? ये बहस चल रही है। लेकिन आप देखिए, एक हमाम में सब नंगे। पहले की हुकूमत ने अगर फँसाया था, तो दूसरी हुकूमत जो है मज़ीद फँसाने के लिए कमर कस रही है। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क रहा? तो आप पढ़ाते भी हैं, और तो ये जो शिक्षक होने के कारण तो बाकी इस दौरान जो है जो पढ़ाने का जो तरीका था वो कैसे बदला? जो पहले आप पढ़ाते थे और अब जो पढ़ाते हैं, क्या सब वैसा ही है या अब वो बदल चुका? अ, बच्चे कैसे देखते हैं आपको, जहाँ पढ़ते पढ़ाते हैं जहाँ पे जाके? मैं जब गया था तो 2006 में मुझे याद है कि दीवार पर सीमेंट का ब्लैक बोर्ड बनाया जाता था। सीमेंट की फ्रेम होती थी और उसपे हम चॉक से लिखा करते थे। और जब मैं छूट कर आया तो मैंने देखा उस ब्लैक बोर्ड वो गायब है, और उसकी जगह पर एक स्क्रीन है, स्मार्ट टीवी है, उसमें पढ़ाना है, यूट्यूब से पढ़ाना है। उस ज़माने में तो शायद यूट्यूब तो मैंने कभी देखा नहीं था। यूट्यूब से पढ़ाना है, स्क्रीन से पढ़ाना है। तो कुछ दिन तो मुझे थोड़ा-सा अटपटा लगा, सीखना पड़ा। आपको पता है, जो अभी लोग आए हैं 19 साल के बाद, वो फ़ोन चलाना उनको नहीं आता है। व्हाट्सएप पे वो मैसेज नहीं भेज सकते, व्हाट्सएप पे वो वीडियो नहीं देख सकते। हाउ टू हैंडल इट, दे आर अनअवेयर। उनको टाइम लगेगा सीखने। तो मैं जब स्कूल में गया तो ये सारे चेंजेस थे। जहाँ तक बच्चों की बात है, तो बच्चों को हमने कभी नहीं बताया कि हम जेल में थे। लेकिन बच्चे स्मार्ट हैं, बच्चे सोशल मीडिया पर हैं। बच्चे मुझे खुद पूछते हैं कि सर आप जेल में भी थे? सर आपका यूट्यूब चैनल भी है? सर आप किताब के लेखक भी हैं? सर आपने डॉक्टरेट भी कर रखी है? क्या आप वकील भी हैं? वो सवालात पूछते हैं, मैं सवालात को टालता हूँ। मैं इसलिए टालता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बैकग्राउंड को बच्चे जानें।
और उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ले। मैं हाल में जीना चाहता हूँ, बच्चों को हाल में जीना सिखाना चाहता हूँ। लेकिन बच्चे पूछते हैं अक्सर मुझसे, मैं टाल देता हूँ। एक दिन क्लास में गया तो सर चिल्लाने लगे बच्चे कि सर आपका आईडी बताइए, सर आपका आईडी बताइए, हम आपका यूट्यूब चैनल देखना चाहते हैं। और यूट्यूब भी खुला हुआ था, एक लेसन में पढ़ा रहा था। तो मैंने टालने की कोशिश की, लेकिन पूरी क्लास कहने लगी नहीं आप सर, आपका चेहरा हम यूट्यूब पे देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने एक यूट्यूब का वो लगाया, वीडियो मेरा एक्ट टेंडर ट्रायल का, वो देखा। और दूसरे दिन बच्चे आके क्या कहने लगे, सर हमने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, सर हमने आपके चैनल को लाइक किया है, आपका भी चैनल है ना बहुत चलेगा, हम सब सब्सक्राइब करेंगे और हम कैंपेन चलाएंगे, सबको हम भेजेंगे, सबको बताएंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने पास्ट को स्कूल में ना रखूं, लेकिन चीजें आ जाती हैं। 2006 में जिन बच्चों को पढ़ाया था वो बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, कामकाज, शादी ब्याह, बच्चे हो गए। एक दिन एक लड़का आया, नौजवान, ढूंढते ढूंढते, और उसने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या बात है? मैंने कहा सर आपको याद नहीं है, आपने मुझे 2004 में पढ़ाया था और मेरा नाम ये है, और मुझे पता चला कि आप जेल चले गए थे, और मुझे पता चला कि आप छूट कर आए तो मैं आपको मिलने आया। एक दिन कोर्ट रूम के बाहर बैठा था ट्रायल के वक्त, तो एक वकील आया, छोटा सा यंग लड़का, और उसने कहा आप वाहिद सर है? मैंने कहा हाँ। तो मुझसे गले मिल के रोने लगा। बोला सर आपने अपने दीपू को नहीं पहचाना? क्योंकि हमने ड्रामा किया था, उस ड्रामे में उसका नाम दीपक था, दीपू हम कहते थे उसको। तो मैंने कहा तुम, उसका नाम मुझे याद नहीं है, तुम वो हो? मैंने कहा हाँ मैं वो हूँ सर, और आपको इस हालत में देख के बहुत तकलीफ हो रही है, मैं आपका केस लड़ूंगा। मैंने कहा तुमको वक्त लगेगा बेटा लड़ने के लिए, पुलिस और एटीएस ने कोई मामूली केस नहीं डाला है, इतना बड़ा केस डाला है, और इतने झूठी चीजें डाली है कि उसको साबित करते करते 19 साल लग गए। अब जब भी मिलता है वो तो रोता है और आगे बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो स्कूल की लाइफ में डेली हो रही है। और उस वक्त एक शाहिद वकील भी जुड़े थे इस मामले से, तो उन पर एक, जैसे कि आप पर भी एक फिल्म बनी है, वैसे उन पर भी एक फिल्म बनी थी जो मैंने देखी, और काफी, वो भी आपकी आंखें खोलने वाली चीज थी। तो उनके बारे में, उनको आप कैसे याद करते हैं? डे वन से वो हमारे डिफेंस लॉयर थे, हमको मशवरे देना, हमको लीगल एड करना, हमको 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 बताना कि एक जो प्रिजनर है वो कोर्ट में कैसे बिहेव करना चाहिए उसको, हमको बताना कि एक प्रिजनर को जेल में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि वो भी एक प्रिजनर रह चुके हैं, बाद में वो आप जानते हैं। तो हमको गाइड कर देते छोटी छोटी बातें। वो कहते थे कि हमेशा डिसिप्लिन में कोर्ट में आया करो और डिसिप्लिन में बैठा करो, चाहे दिन भर तुमको बिठाया जाए, क्योंकि कोर्ट आपके एक एक हरकत पर नजर रखता है, आपको देखता है, आपका ऑब्जर्वेशन करता है, और जजमेंट के टाइम पर वो सारी चीजें जो है मार्क करती है, अहमियत देती है। फिर वो कहते थे जेल के अंदर हिम्मत नहीं हारना, हौसला नहीं हारना, ये लंबी जंग है। तुम कोई छोटे सफर के लिए तुम्हें जेल में कैद नहीं किया गया, लंबा सफर है, और उसमें धीरज और सब्र रखना बहुत जरूरी है। और फिर उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग तो ग्रेजुएट है, जो लोग ग्रेजुएट है वो लॉ कर सकते हैं। उस वक्त 3 साल का ग्रेजुएट लॉ का वो था लॉ का कोर्स। कोर्स। जी। फिर उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की, और फिर हम लोगों ने ग्रेजुएशन लॉ के कोर्स में हिस्सा लिया, एलएलबी में। किताबें ला कर देते थे कि ये प्रिजनर्स जो माजी में रह चुके हैं, बाद में आगे चल करके वो बहुत बड़ा उन्होंने रोल अदा किया। नेल्सन मंडेला की किताब लाकर कि देखो इतने साल जेल में रहे और इन्होंने ऐसी किताब लिखी, आप लोग इसको पढ़िए, आपको हौसला मिलेगा। फिर हमने वो किताबें पढ़ी, फिर हमारे अंदर जेल में जीने का हौसला पैदा हुआ। जेल हमारा दूसरा घर बन गया, पहले घर को हम भूल गए। और शाहिद आजमी ने बहुत हमारा साथ दिया, हमारे लिए लड़े, हमारे लिए हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हमारे लिए जमीयत उलमा को जो है उन्होंने
तैयार किया लीगल एड देने के लिए, बहुत अच्छा। 2010 में जब उनका मर्डर हुआ तो हमें बहुत तकलीफ हुई। हमें लगा कि एटीएस ने जो हमें अरेस्ट किया था, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन 2010 में सुपारी मर्डर जो किया गया शाहिद आजमी का, ये हमारे लिए सेकंड सेटबैक है। क्योंकि हमको लगा कि हम जेल के अंदर भी बेआरामत हो गए, अब कोई हमारा डिफेंस लॉयर नहीं बचा जो हमको निकाल सके, बचा सके। जब तक वो थे तो हम कहते थे कि कितना ही बड़ा इल्ज़ाम ले आओ, कितनी ही कन्फेशनल स्टेटमेंट्स ज़बरदस्ती साइन करके पेश कर दो, रिकवरी पेश कर दो, शाहिद आज़मी है ना, ये सब तोड़ देंगे। 26/11 में उन्होंने तोड़ा। 26/11 में सबाउद्दीन को और फ़हीम अंसारी को बाइज्जत बरी करवाने में उनका बहुत अहम रोल है, आप जानते हैं। हमारे सामने ही जजमेंट आया, तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि हम बहुत जल्दी छूट जाएँगे, बाइज्जत बरी हो जाएँगे। लेकिन शाहिद आज़मी की शहादत के बाद हम लोग बहुत टूट गए। ये सही बात है कि जमीयत उलमा ने उसके बाद भी हमारे लिए बहुत अच्छे-अच्छे वकीलों का इंतज़ाम किया और आज ये जजमेंट आपको। तो ये जो एक बदलाव आया है कि और खास तौर पर मुसलमानों के साथ इस देश में इस समय कि आप तब तक दोषी हैं जब तक खुद को निर्दोष साबित ना कर दें। ये जो इसका जो बुनियादी शायद जो बदलाव ये है कि आपको कोई बेनिफिट ऑफ डाउट जिसको बोलते हैं, या नॉट टिल प्रूवन जो होता है, नॉट गिल्टी। तो ये इसको आप पूरे देश के हिसाब से कैसे देखते हैं कि ये जो लगातार एक पैटर्न की तरह एक आप खुद उसके एक दोनों चीजें हैं, आप उसके भागीदार भी रहे हैं, मतलब एक तरह से शिकार भी रहे हैं और उसके गवाह भी रहे हैं, और आपने उस पर काफी अपनी आवाज भी उठाई है, बुलंद की है। पर ये एक तरह से जो पैटर्न बनता जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा रोल, ये जो नैरेटिव सेट किया गया है, तो बहुत बड़ा रोल इसमें हमारे जो इनेक्टमेंट हुए हैं, टाडा, कोटा, मोका, यूएपीए, इसमें ऐसे प्रोविजंस लाए गए हैं जो इस चीज़ को बताते हैं कि एक व्यक्ति जो इन केसेस में गिरफ्तार हो जाए तो उसे गुनहगार ही माना जाए जब तक कि वो जो है छूट नहीं जाए। इन कानून के अंदर ऐसे प्रोविजंस लाए गए हैं कि जज के हाथ पैर बांधे गए हैं। यूएपीए में जो इन्होंने अभी नया एनेक्टमेंट लाया है 45 डी का, अगर मैं फिगर सही सेक्शन अगर मैं सही कह रहा हूँ, तो 45 डी के अंदर ये प्रोविजन है कि जज के हाथ पैर बांध दिए कि बेल नहीं दे सकता वो, ट्रायल कोर्ट बेल बहुत मुश्किल है। और आप देखिए यूएपीए में कहाँ बेल मिल रही है लोगों को, ट्रायल कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में भी लोग हार रहे हैं, बहुत मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट में मिल रही है। तो जब कानून ही विजडम, हमारे जो लेजिस्लेचर्स है, हमारे जो पार्लियामेंट्स है, कानून ये कहता है कि उनके विजडम में जो आता है वो कानून बनाते हैं, लेकिन उनके विजडम में ऐसी चीजें आ रही है जो जो अदालत के हाथ पैर बांध रही है। हमारे वहाँ 164 स्टेटमेंट का एक प्रोविजन है, मजिस्ट्रेट के सामने आप गवाही दिला सकते हैं, ये काफी था। लेकिन आप देखिए यूएपीए के अंदर, सॉरी एमसीओसी के अंदर एक प्रोविजन लाया गया सेक्शन 18, जिसमें कहा गया कि नहीं, एसपीस के सामने, एसपीस के सामने आप जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट दे सकते हैं और देना चाहिए। तो क्या हमारे मजिस्ट्रेट इनकैपेबल है? क्या हमारे पास मजिस्ट्रेट की कमी है? लेकिन उसके बावजूद डीसीपीज और एसपीस को वो पावर दिए गए, और कितना इसका मिसयूज हुआ है इन गुजरे हुए 15-20 सालों में, आप जानते हैं। और अभी रिसेंट जो जजमेंट आया है वो भी ये बात करता है कि किस तरह से जो है उसका गलत इस्तेमाल, कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, पूरा कन्फेशनल स्टेटमेंट यहाँ पर एक आईओ बनाता है और उसको कट कॉपी पेस्ट करके सारे डीसीपीस को सप्लाई किया जाता है कि साहब बस आपका काम ये है कि इस पे साइन ले लीजिए।
और दिखाने के लिए जो है दूल्हे को तैयार करके पूरे ऑफिसेज़ के डीसीपीज़ के ऑफिसेज़ में लेकर जाते हैं। पूरे उसके रिकॉर्ड बनाए जाते हैं फ़ॉल्स कि इसकी मर्ज़ी से हमने इसको लेकर गए। हालाँकि जिस वक़्त उसको ले जा रहे थे वो चलने के काबिल नहीं था। टॉर्चर करके टाँगों को तोड़ दिया गया था एक तरह से। उसके जिस्म पर ज़ख्मों के बहुत सारे निशानात। क्या ये डीसीपीज़ को नज़र नहीं आ रहे थे? लेकिन अपने बॉस को खुश करने के लिए या अपने बॉस के इशारे पे उन्होंने साइन कर दिया, एक्यूज़ की साइन ले ली और यही वो झूठे कन्फेशन हैं जो ट्रायल कोर्ट के अंदर कन्विक्शन की बुनियाद बने। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कानून जो बनाए जा रहे हैं नीति नियम जो उसमें प्रोविज़न्स लाए जा रहे हैं, उसके अंदर जो उसको जो स्ट्रिंजेंट किया जा रहा है, यही सबब है जो इस पूरे नैरेटिव को जन्म दे रहा है कि एक पकड़ा हुआ शख्स गुनहगार है, जब जी। तो सुदर्शन गमारे ने फिर एक हीमोलिम्फ फ़िल्म बनाई आपकी अपनी ज़िंदगी की कहानी पर। तो वो कैसे हुआ कि ये पूरा जो सिलसिला जो फ़िल्म बनाने का जो है उसपे? के एक रिपोर्टर है जिसका नाम है सुनित्रा चौधरी। उसने एक किताब लिखी थी उसका नाम है किताब का बिहाइंड द बार्स। उसमें उसने 12-15 पूरे पूरे इंडिया के जो कैदी हैं, छूट कर आए हैं या कन्विक्शन लगा है, जो जेल में रहे उनकी स्टोरीज़ लिखी। वो किताब उसने कहीं पढ़ ली जिसमें मेरी स्टोरी उसकी नज़र से गुज़री। तो उसको लगा कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर उस स्टोरी को पढ़ने के बाद वो मुझे ढूँढने लगा, तो उसने ढूँढते-ढूँढते जब सर्च किया ऑनलाइन तो उसकी निगाह बेगुनाह कैदी पे पड़ी। फिर वो पब्लिशर तक पहुँचा, पब्लिशर से मेरा नंबर लिया और इस तरह मेरे पास आया और उसने कहा कि आपकी स्टोरी बड़ी बड़ी ज़बरदस्त है और मैं काफ़ी दिनों से एक फ़िल्म बनाना चाह रहा था और मैं आपकी स्टोरी पर फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, आप बनाइए। लेकिन सिर्फ़ मेरा ये कहना था कि मैं अपने आप को हीरो की हैसियत से पेश नहीं करना चाहता। यानी मैं नहीं चाहता कि सिर्फ़ मेरी लाइफ़ पर आप फ़िल्म बनाएँ, मैं चाहता हूँ कि इन 12 लोगों की स्टोरी भी आपको रखनी चाहिए। यानी इस एंगल से पेश कीजिए कि वो 12 लोगों की स्टोरी भी स्मृति से वो कि एंड उसने की बेगुनाह चल पा रही लेकिन बहुत पहले उन्होंने ये फ़िल्म बनाई, विश्वास किया मुझ पर, मेरी बातों पर जी। कि ना मैं बेगुनाह हूँ बल्कि वो 12 लोग भी बेगुनाह हैं और उन पर फ़िल्म बनाने के लिए उसने खर्च किया काफ़ी पैसा। अब वो चाह रहे हैं कि इस फ़िल्म की जो है री-रिलीज़ हो और दुनिया देखे उसको ओटीटी पर आए, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत ब्रिलियंट लड़के हैं, बहुत कम उम्र है उसकी, सुदर्शन घमरे की यंग है और जो एक्टर है वो भी बहुत बहुत अच्छे हैं। अगर आप उनसे मिलेंगे तो आप खुश होंगे और दोनों ने बड़ी मेहनत की है और मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया तक वो फ़िल्म पहुँचे और लोग देखें, तो उनकी मेहनत कुछ रंग लाएगी। इसमें जो एक और बात जो है कि ये जिस तरह से फिर आपका एक स्वरूप आया जिसमें आप ये जैसे कि किताब लिखी, यूट्यूब में आए और उसके बारे में आवाज़ उठानी शुरू की। तो उसका क्या उसकी क्या जर्नी रही और उसका क्या असर रहा? बस मैं असर से पहले रिएक्शन बता दूँ, एक्शन से पहले रिएक्शन बता दूँ। रिएक्शन ये रहा कि भई पुलिस को तकलीफ़ हुई और पुलिस ने पूरी कोशिश की कि ये सारे काम ना कर सके। मुझे डराने की भी कोशिश की, मेरे घर आते रहे, डराने की कोशिश की और मेरे घर पे छापे मारे, है ना? लेकिन उनको पता था कि ये वकील बन गया है और एक ही शख्स को एक ही तरह के झूठे केस में फँसाना बार-बार आसान नहीं होता।
जेल का डर दिल से निकल गया और मुझे पता था कि कब क्या करना है, कैसे करना है, कंप्लेंट इनकी कहाँ फाइल करनी है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो 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 एजुकेशन है आपका, ये जो आपकी नॉलेज है, वो कहीं न कहीं काम आती है और वो डर के मारे उन्होंने मुझे आज तक के मैं समझता हूँ कि सताने की तो कोशिश की लेकिन किसी दूसरे झूठे केस में वो फँसा नहीं पाए। दूसरा जो मैं ये ये समझता हूँ कि इसकी वजह से बहुत सारे केसेस हमने यूट्यूब चैनल पर पेश किए, किताब जो हमने पेश की उसके हिंदी और मराठी और अंग्रेजी में जो है ट्रांसलेशन हुआ, पब्लिकेशन हुआ और पूरे इंडिया में मैं जाकर प्रोग्राम करता रहा, तो एक प्रिज़न राइट एक्टिविस्ट की हैसियत से लोग मुझे जानने लगे। अमूमन होता ये है कि बॉम्ब ब्लास्ट के केस से जो लोग भी बेल पर या एक्विटल या डिस्चार्ज होकर के आते हैं, तो आप उनका नाम उस दिन पेपर में सुनते हैं, उसके बाद कभी आप नहीं सुनते। उसकी वजह ये है कि वो समझते हैं कि अगर हमने कोई इस तरह की एक्टिविटी की तो कुछ परेशानी में हम आ जाएँगे। तो इसलिए वो खामोश रहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैं जो मेरे 12 बेगुनाह लोग हैं, वो अभी तक जेल में हैं, उनके लिए आवाज़ उठाई जानी चाहिए और उनके लिए काम किया जाना चाहिए, इसलिए मैं लगातार काम करता रहा। जेलों में जाता रहा, उनको लेटर्स लिखता रहा, उनके जो मैसेजेज़ हैं, वो उनकी जो अभी एहतेशाम सिद्दीकी ने किताब जेल में लिखी, जी। कौन उस किताब को छापेगा? कौन उसका जो है प्रूफ रीडिंग करेगा, टाइपिंग करेगा? मेरे पास उन्होंने भेजी, जेल के मार्फत, मजिस्ट्रेट के मार्फत और फिर हमने उसको दिया डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब को और किताब छपी आप जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लगातार काम करने से जहाँ पुलिस का अ, तकलीफ भी हुई, पुलिस की तरफ से धमकियाँ भी आती रही, छापे भी पड़ते रहे, लेकिन इसका पॉज़िटिव असर भी कुछ न कुछ केस पर और समाज पर होता है। इन 12 लोगों के बारे में अगर आप बता पाएँ कि जो 12 लोग जो आपके साथ जिनको किया गया था और वो लंबे समय तक वो अभी छूटे हैं जाके, अभी जाके बरी हुए हैं। उनके बारे में आप अ, अगर बताएँ तो? वो 12 लोग बेगुनाह हैं, 19 साल वो तो खैर पहले साबित हो गया। जी। उससे 19 साल पहले भी बेगुनाह थे, आज भी बेगुनाह हैं। वो मुसलमान हैं, भारत के शहरी हैं, इसलिए उनको प्रोसिक्यूट किया गया मैं समझता हूँ और पढ़े-लिखे लोग हैं, उसमें एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और एक जो है कंप्यूटर इंजीनियर है। वो सब इख़लाक़ वाले लोग हैं, मज़हबी लोग हैं, नमाज़ी लोग हैं, वो किसी का बुरा नहीं चाहते, वो सबका भला करते हैं। आपको पता है जेल में जब ये छूट कर आ रहे थे नासिक जेल में, तो कैदियों ने मीठा मीठा रवा बनाया और पूरी जेल में तक़सीम किया, उनकी रिहाई पर। आप बताइए जेल में लोग रोज़ाना जाते हैं, रोज़ाना छूट कर आते हैं, कौन कैदी किसको याद करता है? कौन कैदी किसके लिए मिठाई तक़सीम करता है? तो इनका कैरेक्टर पूरे 19 सालों में मैं बहुत दावे से और ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, पूरे 19 सालों में इन कैदियों ने पूरी जेल को जेल रूल के हिसाब से डिसिप्लिन से काटा है। कोई कैदी इसमें सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, शराब, कोई गलत हरकत, झगड़ा, फसाद किसी ने नहीं की और पढ़ते रहे। किसी ने सर्टिफ़िकेट कोर्स किया, किसी ने ग्रेजुएशन किया, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, किसी ने एलएलबी की, ये पढ़ते रहे। तो ऐसे शहरी आपको कहाँ मिलेंगे? ऐसे शहरियों का ठिकाना हमारे समाज में होना चाहिए, जहाँ समाज का भला हो। आपने 19 साल से उनको जेल के अंदर बंद करके रखा। आप किसका नुकसान कर रहे हैं? भारत के अगर 13 शहरी, 12 शहरी, अच्छे शहरी, जो भारत की सोसाइटी के लिए काम आ सकते थे, अगर आपको 19 साल के लिए आपने उनको बंद करके रखा है, तो आपने किसका नुकसान किया? भारत का। जो लोग ये समझते हैं कि हमने मुसलमानों का नुकसान किया है, उनको अपने ज़हनी चेकअप करना चाहिए। ज़हनी सोच को बदलना चाहिए। तो अगर मैं एक लाइन में अगर आपको कहूँ, तो ये बहुत समझदार, पढ़े-लिखे
बाइखलाक किरदार वाले मुसलमान बेगुनाह शहरी है। इस बीच जो जेल में जो रहना हुआ और एटीएस या पुलिस के जो लोग जिनसे मिले, तो उनमें ऐसा क्या सभी एडवर्स एटीट्यूड वाले थे, या उनमें भी कोई ऐसे लोग थे जिनके साथ आपका कोई एक 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 बहुत ह्यूमन सारे। एक्सपीरियंस हुआ? जी, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है विनोद भट्ट का नाम। तो विनोद भट्ट जो एसीपी थे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इन द एटीएस, बहुत सुशील, बहुत ही समझदार आदमी, और वो मारपीट नहीं करते थे। वो बहुत प्यार से एक्यूज को ट्रीट करते थे, सवालात करते थे, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते थे, क्रॉस चेक करते थे। और वो करने के बाद जब उन्होंने पाया कि ये तो सब बेगुनाह है, इनका दूर दूर तक के कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने सबके, जिन लोगों के पास फोन थे उसके, उन्होंने कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाले, कॉल डेटा लोकेशन निकाली, और कहा कि अरे ये तो ब्लास्ट के टाइम पर ये तो बहुत दूर थे, चर्च गेट स्टेशन से बहुत दूर थे, कोई शहर के दूर था, कोई शहर के बाहर था, कोई इस स्टेट के बाहर। उस दिन मुल्क में माजिद जो है उस आसिफ, फिर उन्होंने कहा कि किया, और आगे की स्टोरी गुनाह लोगों के लिए डिपार्टमेंट आपको फंसाने पर तुला हुआ है, और एक बहादुर ऑफिसर आपको बचाने के लिए अपनी जान गंवा दे। उसके बाद दूसरे ऑफिसर है अरुण संभाजी खानविलकर, वो मेरे पर्सनल इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर। 3 महीने तक उन्होंने मुझे इंट्रोगेट किया, टॉर्चर किया, पूछताछ की, और उन्होंने पाया कि मेरा कुछ नहीं, लेकिन उनके अंदर विनोद भट्ट की तरह ब्रेवनेस नहीं था। मैं नहीं कह रहा था कि उनको भी सुसाइड करना चाहिए। उन्होंने मुझे अरेस्ट किया, मुझे इस केस में जितना डालना चाहिए था ऊपर के ऑफिसर के हुक्म से उन्होंने डाला, लेकिन आखिरी दिन जिस दिन पुलिस कस्टडी थी, उन्होंने आके मुझसे माफी मांगी, मुझसे कहा कि भाई तुम्हारा कुछ रोल नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, ऊपर से ऑर्डर है। इस तरह के ऑफिसर से भी हमारा सामना हुआ है कि जो मजबूर होकर के उसी उसी पटरी पर, उसी ट्रेन के नीचे उन्होंने जान दे दी जिस ट्रेन के ब्लास्ट के केस में हमको फंसाया गया, और एक ऑफिसर माफी मांगता है। तो कुछ अच्छे लोग भी थे, लेकिन इन अच्छे लोगों की वजह से डिपार्टमेंट नहीं चलता। डिपार्टमेंट तो उन लोगों से चलता है जो बुरे हो। प्रमोशन तो उन लोगों का होता है जो खूब गलतियां करे, खूब फंसाए लोगों को। आपको मालूम है इस केस के चीफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर सदाशिव लक्ष्मण पाटिल, जो इन 13 लोगों को फंसा करके 19 साल जेल में रखता है, उसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया। सरकार ने उसको अवार्ड दिया, इतना बड़ा अवार्ड। कौन सा कारनामा अंजाम दिया? अपने ही शहरियों को गलत केस में फंसाने का, टॉर्चर करने का, जेल में भर देने का, उनको फांसी पे बेगुनाहों को लटकाने का कारनामा। ऐसे कारनामों पे प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिलते हैं। प्रेसिडेंशियल अवार्ड की क्या वैल्यू रह जाती है? ये प्रेसिडेंशियल अवार्ड की तौहीन है, ये प्रेसिडेंट की तौहीन है एक तरह से। इसमें एक बात तो ये भी है कि जो जो असली गुनाहगार थे वो तो उसके बारे में तो जो जो उनका काम था कि असली गुनाहगार को पकड़ने का, वो तो हुआ ही नहीं उस तरह से, और आप लोगों को पकड़ा गया और इसमें ये इस तरह से हुआ। तो ये जो पूरी जो दो तकलीफ है। 2008 में असली गुनहगारों की अगर आप बात कर रहे हैं, तो क्राइम ब्रांच के राकेश मारिया ने ये बात कही थी कि ये तो गुनाह इंडियन मुजाहिदीन ने किया है, और इंडियन मुजाहिदीन के कुछ लोगों को पकड़ करके उन्होंने एटीएस को दिया। ये आपको पता है, एटीएस ने उन लोगों को हमारे केस में अरेस्ट किया,
और उनको मारा गया कि तुम अब ये कबूल करो कि तुमने ये गुनाह नहीं किया है, और उनको डिस्चार्ज करो कि इनके खिलाफ साहब हमारे पास कोई सबूत नहीं, हमने खूब तफ्तीश कर ली, अब इनको रख के क्या फायदा, असल गुनहगार तो ये 13 लोग हैं, इनको छोड़ दो साहब, और कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया। तो आप एक गलती करते हैं और उस गलती को निभाने के लिए कई गलतियां करते हैं। दूसरी बार इन्होंने 2008 में गलती की थी, अब इस गलती को निभाने के लिए 2025 में एक फिर गलती की, सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे। तो आप कितनी गलतियां करें, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक गलती को जस्टिफाई करने के लिए 100 गलतियां करनी पड़ती है। इसको बंद कीजिए। अगर गलती की है तो डेयरिंग से कहिए कि गलती हुई है और हम इस गलती पर माफी मांगते हैं, उसको रेक्टिफाई करें। अगर आपके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है तो फिर आपकी शर्म है। तो ये जो गैरत का जो सवाल है, और साथ में इस बात का भी कि जो भुगता है आप लोगों ने और बहुत सारे और लोगों ने, जो दरअसल उठा के पकड़े गए और उनको फिर वो बेगुनाह साबित हुए, सालों जेल में रहे, उनके परिवार ने उनकी कीमत चुकाई, और और सरकार जो है, और सरकार के जो एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं जो उसको लेकर जिन्होंने पूरा मैसअप किया, जो पूरा जो है एक तरह से, तो इसकी भरपाई का क्या सोचते हैं आप? इसकी ये कैसे, आप सोचते हैं कि कोई रास्ता है इसका कि जिसमें ये जो इंसाफ के नाम पे जो सारी नाइंसाफी हुई है उसकी भरपाई किस तरह से हो सकती है? देखिए, उसूलन तो भरपाई होनी चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए, रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, इनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी घर मिलना चाहिए, हुकूमत की तरफ से भी इनको मदद दी जानी चाहिए, और आम जनता की तरफ से भी इनको मदद दी जानी चाहिए। लेकिन कोई प्रोविजन नहीं, जानबूझ के ऐसे कानून बनाए गए हैं, ऐसे कानून बनाए ही नहीं गए हैं जिसमें आपको कोई प्रोविजन मिलता हो जिसकी बुनियाद पर आप खड़े हैं। क्या आप झोली फैलाकर फिर हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे कि साहब हमको हमको सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे कि साहब हमको कंपनसेशन? और मुझे नहीं पता कि अगर कोई जाता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन रहेगा उसमें, लेकिन ये जिम्मेदारी तो होम डिपार्टमेंट की है, पुलिस की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, और वो इस जिम्मेदारी को, आज तो मुझे 10 साल हो गए ना छूटकर, मुझे बेगुनाह छूटकर 10 साल हो गए इस केस में, आज तक मेरे कंपनसेशन की कोई बात नहीं है, 1 रुपया नहीं मिला। कल एक जर्नलिस्ट और एडिटर मुझसे बात कर रही थी, मैंने कहा अगर मुझे हमारी सियासी हुकूमत अगर 1 रुपया भी दे देना तो मैं उसको फ्रेम करके कयामत तक के लगा के रखूंगा कि हमारी हुकूमत ने मुझे 1 रुपया दिया। आप क्या कीमत देंगे? 19 साल की क्या कीमत लगाएंगे आप? कोई कीमत नहीं हो सकती। लेकिन आप चाहे 1 नहीं, रुपया दे, 19 साल, 19 साल तो वो जो व्यक्ति जो रहा, और फिर जी जैसे कि अब आपने घर के बारे में, परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, उनका बचपन, जो आपकी जो एक इकोनॉमिक जो डिस्ट्रेस रहता है वो सारा, तो दरअसल अगर ऐसा कुछ होता, अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म होता कि आपको, अगर आप गलत करेंगे लोगों के साथ आपको भरपाई करनी पड़ेगी, तो शायद इस तरह की घटनाएं भी कम होती, इस तरह के जो बिल्कुल ये बिल्कुल, इसको लेकर है। जी। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, ना पहले है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, बल्कि यहाँ तो इम्प्यूनिटी है ना, यहाँ तो पुलिस को इम्प्यूनिटी और प्रोटेक्शन दिया गया है कि जो चाहे आपका करिश्मा साज करे, और सैय्यद है कोतवाल, और पूरा जो है होम मिनिस्ट्री की तरफ से इनको पूरा सपोर्ट है, फ्री हैंड है, किसी को मार दो, किसी को पकड़ दो, इनकाउंटर में खत्म कर दो, जो चाहे इल्जाम लगा दो, जो चाहे झूठे सबूत डाल दो, कोई आपके लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं। और तेजी से, धड़ल्ले से, एक के बाद, ऐसा नहीं है कि हमारा केस सिर्फ एक यूनिक केस,
और पहली बार भारत में ऐसा हुआ यार, गलत हुआ है। मैं आपको लिस्ट बता सकता हूँ कौन-कौन से केसेस में ये सारी हरकतें। खुशकिस्मती से कुछ केस छूट जाते हैं, हाई कोर्ट आकर या सुप्रीम कोर्ट आकर, लेकिन बहुत से केसेस में कन्विक्शन लग जाता है, नहीं छूट पाते। बेगुनाह होते हुए उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। उनका कोई जो है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं। तो ये जो वही उनको प्रोटेक्शन मिला है, उसकी वजह से ये धड़ल्ले से ये काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जब तक कि ये रवैया नहीं बदलेगा, ये कानून में बदलाव नहीं लाया जाएगा, प्रोविजंस नहीं डाले जाएंगे, ये होता रहेगा। और आप समझते हैं सिर्फ मुसलमानों के साथ ऐसा होता है या होगा, तो ये गलतफहमी है। जब किसी के आखिरी मुंह में को जो खून, जी जब मैं ये बोलिए। कह रहा हूँ कि किसी के मुंह को खून लगता है, तो फिर वो देखता नहीं है कि ये हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है, उसको खून पीना होता है। तो आखिरी में जो सवाल ये है कि अ, एक तो ये कि ये सब होने के बाद भी आपकी जो फाइटिंग स्पिरिट है, जो आप लड़े पूरी चीजों से और अपनी आवाज, अपनी बात कही और उस आवाज को बुलंद भी किया और बहुत सारे साथियों के साथ जुड़े, तो एक तो यही अपने आप में एक बड़ी आप इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए। ये जो उम्मीद यकीन गैरत का जो मामला होता है, तो ये आप दो दो सवाल हैं आखिरी में हम लोग से बात, ये आखिरी सवाल है मेरा कि एक तो ये कहाँ से लाते हैं आप, और दूसरा ये कि हिंदुस्तान जो अभी है जिसमें अ, आधा हिंदुस्तान 30 साल के नीचे है इस समय, और करीब करीब हम 145-50, अभी तो गिनती भी नहीं हुई, पता नहीं, पर इतना कुछ 145 करोड़ के आसपास लोग अभी हैं इस देश में। तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं? एक तो अपनी, पहले अपने बारे में बताइए कि आपकी उम्मीद यकीन गैरत कहाँ से आती है और कैसे उसको बचा के रखते हैं, कैसे बना के रखते हैं, कैसे बांटते हैं लोगों के साथ? देखिए हम लोग जेल में भी थे ना, 13 लोग, तो हम दो चीज का हम सहारा लेते थे। एक तो नमाज का, हम बहुत प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं, हम नमाज पढ़ते हैं और उस नमाज पढ़ने के नतीजे में हमको हमको बड़ा सुकून मिलता है। जब टॉर्चर करके ये हमको मार के चले जाते थे, हम जमीन पे तड़पते रहते थे और हमको लगता था कि नमाज का वक्त हो गया है, तो हम उसी हालत में नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। तो हमको वहां से एनर्जी मिलती थी, हौसला मिलता था, खड़े रहने का जज्बा मिलता था, सब्र, कि आप अपने मौकफ पर, आप अपने क्लेम पर डटे रहिए। तो इन दो चीजें से, कुरान से हमको सब्र मिलता था, बहुत सहारा मिलता था। और यही वो सहारा है जिसे मजबूत सहारा कहा जाता है, जो कभी टूटता नहीं, कभी बिखरता नहीं, कभी फल्सिफाई नहीं होता। इस सहारे ने हमको जेल में जिंदा रखा और इसी सहारे के सहारे हम 10 साल तक के स्ट्रगल करते रहे। और अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो आज ये आपने एक वजह बताई, दूसरी? जो इस वक्त की जो जनता है, आवाज आ रही है मेरी? बीच में आवाज थोड़ी चली गई थी, बट अब बोलते रहे, वो रिकॉर्ड हो रहा है, कोई बात मैं ये कह रहा था कि आपका दूसरा सवाल ये है कि इस वक्त जो जनता है भारत की, उसके लिए, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं नहीं। हाँ, या उनके लिए क्या? भारत अभी बहुत बहुत नौजवान है, अभी अब आगे की तरफ, भविष्य की तरफ देख रहा है। तो उस भविष्य की तरफ जो भारत हम सोचते हैं, क्योंकि ये तो वो भारत शायद वो नहीं है वाहिद जो जिसमें हम, जब ये 2006 में हुआ होगा या उसके पहले का हिंदुस्तान जैसे था, या मैं उस समय न्यूज रूम में था जब 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 ये 92 में जब मस्जिद गिराई गई थी अयोध्या में। तो ये वो हिंदुस्तान जाहिर तौर पे नहीं जिसमें हम बड़े हुए थे, जो हमारी समझ थी। तो वो तेजी से बदलता जा रहा है, और उस बीच दिक्कत ये कि बहुत सारा हिंदुस्तान जो है वो बहुत अभी नौजवान है। तो नौजवान जो होते हैं वो बहुत सारी ऊर्जा, एनर्जी भी लेके आते हैं, और साथ में
एक ये भी रहता है कि वो उस एनर्जी का क्या किया जाएगा, और उससे देश का भविष्य भी तय होता है। तो हम कैसा उस हिंदुस्तान के बारे में हम कैसे सोचते हैं कि अब ये जिससे एक हिंदुस्तान है जिससे हम गुजर रहे हैं, एक हिंदुस्तान है जिसको हम जानते थे, और एक ये हिंदुस्तान है जो उसको हम जिसके बारे में सोच सकते हैं और साथ जुड़ के उसको कुछ बनाने में मदद, उसको उसमें भागीदार बन सकते हैं। तो उस हिंदुस्तान के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो भविष्य का हिंदुस्तान? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारी सियासी हुकूमत है, वो इस हिंदुस्तान को एक नफ़रत भरा हिंदुस्तान, एक बायस्ड हिंदुस्तान, एक तशद्दुद भरा हिंदुस्तान बनाना चाहती है। और अगर ये हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है, और अगर ये हो गया, तो यहाँ पे तशद्दुद होगा, इंसाफ नहीं होगा, अमन और सुकून नहीं होगा। और जिस सोसाइटी में ये तीनों चीज़ें होती है ना, तशद्दुद, नाइंसाफ़ी, बदअमनी, वो सोसाइटी सही मानों में कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। आपको लगता होगा कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, मैं तरक्की कर रहा हूँ, मैं रोज़ 5 स्टार होटल में खाना खा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, और कुछ लोगों को मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है झूठे मुकदमे में। लेकिन वो एक ऐसा खोखला समाज होता है कि बहुत जल्द वो अपने मुँह के बल गिरता है। तो मेरा कहना ये है कि हम एक ऐसे समाज को परवान चढ़ाएँ, सियासी हुकूमत जो सोचती है और जो करना चाह रही है और उसके लिए सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, वो अपनी जगह, उनको करने दीजिए। लेकिन समाज जो है ना, बहुत अहम हिस्सा है उसका। समाज ही है जो सियासी हुकूमत बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। तो समाज को ये सोचना चाहिए कि हम इस नफ़रत वाले भारत को नहीं फैलने देंगे, इस नाइंसाफ़ी वाले भारत को नहीं बढ़ने देंगे और बदअमनी फैलने नहीं देंगे। ये सोचना पड़ेगा दोनों तबकों को, खासतौर से हिंदू और मुस्लिम तबकों को मिलजुल कर रहना पड़ेगा। मुसलमान तो चाहता है कि यहाँ अमन रहे, शांति रहे, नुकसान तो उसका है ना, हो रहा है उसका नुकसान। हम कभी भी जो इस मुल्क में बदअमनी नहीं चाहते, लेकिन जो दूसरे लोग चाहते हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि ये अच्छी बात नहीं है। एक सिविल सोसाइटी में हर लोगों की इज्जत, हर लोगों का वक़ार, हर लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पर अभी रोकेंगे और फिर दोबारा कभी फिर वाहिद शेख साहब से बात करेंगे और समझेंगे कि हम भारत जो हकीकत में जो है, जो जमीन पर है, वो अपने संविधान पे और संविधान पे जो हम सबसे जो वादे किए गए हैं उनसे कितना भटक रहा है। जहां पर उनके और उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उनके उनके भी उतने अधिकार हैं जितने कि किसी और के, और उनको अ, वो बेगुनाह भी हैं और सजा याफ्ता भी हैं। तो ये जो अपने आप में जो अंतर्विरोध है भारत का, भारत के संविधान का, भारत के कानून का, भारत की सरकार का, भारत के एस्टेब्लिशमेंट का, ये दिखलाता है कि तंत्र और जन जो है वो कितने दूर और अलग-अलग बिखरते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। और इसलिए ये बातचीत महत्वपूर्ण भी है, और शायद इसलिए भी कि हमें हमारी अपनी समझ बेहतर करने के लिए और हमारी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। तो डॉक्टर वाहिद शेख, बहुत शुक्रिया आपका इसमें शामिल होने के लिए। अगर आपको ये और उन वाहिद शेख साहब का चैनल देखिए, वो जो फिल्म आने वाली है उसको भी, उस पर ध्यान रखिए, उनकी किताब पढ़िए, क्योंकि एक बात तब तक नहीं हो सकती जब तक हम अपने दिल को खोलेंगे नहीं और उसको बड़ा नहीं करेंगे। जब तक हम उसमें शामिल नहीं करेंगे बाकी लोगों को और उनमें हम शामिल नहीं होंगे, इस देश के लिए उम्मीद थोड़ी सी मुश्किल सी चीज होती चली जा रही है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और उनका चैनल भी देखिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और हम ख्याल लोगों के साथ साथ साझा करिए इस बात को, और इस बात को आगे बढ़ाइए कि हम उस हिंदुस्तान के बारे में बात कर सकें जहां पे ये तीनों चीजें, उम्मीद, यकीन, गैरत, जो है रूल ऑफ लॉ और इंसाफ जैसी चीजें जिन्हें वो रहें और उनके बारे में हम लगातार बात कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका।
नमस्कार।